हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। आज हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया के बारे में। तो जब भी हम बैक्टीरिया के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहला नाम जो हमारे दिमाग में आता है वो होता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा हमें पता है स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ भी बोलते हैं। पीपीएलओ का मतलब होता है प्लूरोपनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरोपनिमोनिया जो है वो एक डिजीज़ है, कॉन्टैगियस डिजीज़ है कैटल्स की, और वहीं से इसका नाम पड़ा है प्लूरोपनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। लुईस पास्चर ने इस पर बहुत ऑब्जर्वेशन की है इस ऑर्गेनिज्म के ऊपर, और उन्होंने ये बताया कि दिस स्मॉलेस्ट सेल इज़ नॉट अ बैक्टीरिया विच कैन बी ऑब्जर्व्ड अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। मतलब ये जो स्मॉलेस्ट सेल हम कह रहे हैं माइकोप्लाज्मा, ये एक बैक्टीरिया नहीं है जिसे हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व कर सकें। और इसका दूसरा नाम है एमएलओ, दैट इज़ माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिजम्स। अब इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो बीइंग स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म इट कैन पास थ्रू फाइन पोर्ड फिल्टर। ऑब्वियस ही बात है कि अगर ये ऑर्गेनिज्म सबसे स्मॉलेस्ट है तो जो छोटे छोटे बारीक पोर्स भी होंगे उनके थ्रू ये बहुत ईजीली पास हो जाएगा। कैन बी सीन ओनली अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर ही हम इसे देख सकते हैं। एबल टू ग्रो ऑन नॉन लिविंग मीडियम। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशंस मोस्टली रिजेंबल्स टिपिकल बैक्टीरिया, मतलब इसका जो अंदर का स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, वो मोस्टली बैक्टीरिया से रिजेंबल करता है, लेकिन ये बैक्टीरिया नहीं है, बैक्टीरिया से रिजेंबल करता है इसका स्ट्रक्चर। दे बियर प्लाज्मा मेम्ब्रेन राइबोसोम्स विद कंप्लीट प्रोटीन सिंथेटिक मशीनरी, की प्लाज्मा मेम्ब्रेन राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ये सब ऑर्गेनेलिज जो हैं इसके अंदर प्रेजेंट है। न्यूक्लियस ज़्यादा अच्छा डेवलप्ड नहीं है और न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो कम्प्लीटली एब्सेंट है। एज मैनी एज 40 एंजाइम्स हैव बिन रिपोर्टेड फ्रॉम द सेल ऑफ माइकोप्लाज्मा, मतलब अब तक लगभग 40 एंजाइम्स जो हैं वो यहाँ से मिल चुके हैं। माइकोप्लाज्मा अब कैसा है, नॉन मोटाइल यानी कि नॉन मूविंग है, ग्राम नेगेटिव है, और इसके अंदर डीएनए और आरएनए प्रेजेंट है। अब इसकी हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा कि ये जो माइकोप्लाज्मा बार बार बोल रहे हैं ये आया कहाँ से। तो माइकोप्लाज्मा जो है सबसे पहले उसे एक डिजीज़ कॉजिंग एजेंट कहा गया था, पैथोजेनिक कहा गया था। येलो ग्रुप ऑफ वायरसेस की कहते थे कि जो भी डिजीज़ होती हैं येलो ग्रुप ऑफ वायरसेस में वो माइकोप्लाज्मा कोज करता है। 1998 में नोकार्ड and Rokes found that size of mycoplasma was virus-like, but however it can be grown on artificial culture medium। मतलब नोकार्ड और रोक्स ने बताया कि जो माइकोप्लाज्मा का साइज़ है वो वायरस के जैसा है, और लेकिन इसे हम आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम पर भी ग्रो कर सकते हैं। By this time many diseases of yellow group have been found to be caused by mycoplasma। तो ये था थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में। अब माइकोप्लाज्मा जो है प्योर कल्चर मीडियम में हमने आइसोलेट कर लिया है, जिसके अंदर की स्टीरोल्स थे जो कि काफ़ी डिजीज़ से सफ़र कर रहे थे। अब देख लेते हैं कि माइकोप्लाज्मा क्या क्या डिजीज़ कोज करता है। लिटल लीफ ऑफ ब्रिंजल, सैंडल स्पाइक, सिट्रस ग्रीनिंग, ग्रास शूट ऑफ शुगर केन, राइस येलो ड्वार्फ, कॉटन स्टेनियोसिस, साइसेमम फाइलोइडी। तो ये सभी डिजीज़ जो हैं ये कौन कोज करता है, माइकोप्लाज्मा कोज करता है। तो ये माइकोप्लाज्मा का एक स्ट्रक्चर है जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया गया। अब हमने क्या पढ़ा था, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, इसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए काफ़ी स्ट्रक्चर्स इसके अंदर प्रेजेंट है, राइबोसोम्स इसके अंदर प्रेजेंट है, डीएनए आरएनए हमने कहा था ना, आरएनए के स्ट्रैंड्स हैं, डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं। तो ये माइकोप्लाज्मा का एक जनरल स्ट्रक्चर है। शेप देख लेते हैं। माइकोप्लाज्मा जो है वो शेप में वरी करता है, यानी कि इसकी स्फेरिकल फॉर्म्स जो है उनका साइज़ लगभग 80 to 150 म्यू होता है। प्लियोमॉर्फिक फॉर्म्स जो हैं वो इतने साइज़ की होती हैं। प्लियोमॉर्फिक फॉर्म्स का मतलब होता है कि जो इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को चेंज कर सकता है, अपनी मॉर्फोलॉजी को, फंक्शंस को, रिप्रोडक्टिव नोड्स को इन्वायरमेंट के हिसाब से अपना सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्लियोमॉर्फिक फॉर्म्स। तो जो माइकोप्लाज्मा की प्लियोमॉर्फिक फॉर्म्स हैं वो 210 से 435 के साइज़ की होती हैं। अब रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं कि माइकोप्लाज्मा में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो रिप्रोडक्शन के भी दो टाइप्स हैं, बडिंग और बाइनरी फ्यूजन। बडिंग के बारे में आपने यहाँ पर जैसे डायग्राम में बाइनरी फ्यूजन शो किया हुआ है। बाइनरी फ्यूजन और बडिंग में क्या डिफरेंस होता है कि बडिंग के अंदर हमारे पास एक प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल जो है उसके अंदर से एक स्मॉल बड निकलती है, फिर वो बड जो है वो धीरे धीरे ग्रो होती है और इससे फिर हमें दो प्लांट्स मिल जाते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, बडिंग। इस प्रोसेस को हम बडिंग कहते हैं, ठीक है। एक तो ये प्रोसेस है माइकोप्लाज्मा का, और एक है बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन जैसे कि
डायग्राम में शो किया है। बाइनरी डिफ्यूजन में क्या होता है, एक सिंगल पेरेंट सेल होता है, वो इलोंगेट करता है, उसके जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो डिवाइड होते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर्स डिवाइड होते हैं, वो एक्सटर्नली भी इलोंगेट करता है। उसके बाद फिर वहाँ से डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन होती है। जैसे ये एक सेल है, ठीक है, इससे ये 2 इलोंगेट हो गया, फिर ये और इलोंगेट होगा, ठीक है, इसके बाद इधर से क्या बनेंगे, 2 सेल्स बन जाएंगे। तो इस तरह से बाइनरी डिफ्यूजन होता है। ये बडिंग का प्रोसेस है और ये बाइनरी डिफ्यूजन का प्रोसेस है। इन दोनों ही प्रोसेसेस से माइकोप्लाज्मा जो है वो रिप्रोड्यूस कर सकता है। पैथोजेनेसिस ऑफ माइकोप्लाज्मा। पैथोजेनिक माइकोप्लाज्मा, पैथोजेनिक का मतलब हमें समझ आ गया कि भाई जो डिजीज़ कॉजिंग होते हैं, मतलब जो डिजीज़ कॉजिंग माइकोप्लाज्मा है उसके बारे में हमें पढ़ रहे हैं। तो it affect the respiratory organ, central nervous system, cardiovascular system and urinogenital system of human beings. Mycoplasma huminis causes pleuropneumonia, inflammation of genitals, prosthesis in human beings, pneumonia in cattle, अगैलेक्टिका ऑफ शीप एंड गॉट। सो ये डिजीज़ बताई गई हैं कि माइकोप्लाज्मा जो है वो क्या क्या डिजीज़ कॉज करता है, ह्यूमन बींग्स में भी, कैटल्स में भी, शीप में, गॉट में। तो ये कुछ कॉमनली फाउंड डिजीज़ हैं माइकोप्लाज्मा की। तो अब तक तो हमने बहुत पढ़ लिया माइकोप्लाज्मा के बारे में। अब हम देख लेते हैं बैक्टीरिया क्या होता है। तो बैक्टीरिया जो है वो एक सिंपल प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्युलर का मतलब पता है ना, जो एक ही सेल से बना होता है। माइक्रोस्कोपिक मतलब उसका साइज़ बहुत छोटा है, ऑर्गेनिज्म है। तो सिंपल प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्युलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया। सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, एंटोन वॉन ल्यूइनहुक्स ने डिस्कवर किया था। उसके बाद उन्होंने तो इसे एनिमलक्यूल्स कहा था। इसके बाद अरहनबर्ग आए जिन्होंने उसे बैक्टीरिया नाम दिया। फिर लुइस पाश्चर आए जिन्होंने इसके बारे में एक बहुत डिटेल स्टडी करी। म्यूलर ने बैक्टीरिया को प्रोटोजोआ क्लास के अंदर रख दिया। नागेली ने इनको फेंजाई में रख दिया। दे आर कंसिडर्ड एज द सिंपलेस्ट प्लांट्स एंड देयर स्टडीज कॉल्ड बैक्टीरियोलॉजी। तो बैक्टीरिया को बेसिकली डिस्कवर किसने किया था, एंटोन वॉन ल्यूइनहुक ने डिस्कवर किया था। और इसे हम क्या कहते हैं, सिंपलेस्ट प्लांट कहते हैं। और बैक्टीरिया की स्टडी को हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियोलॉजी। साइंस में आप हमेशा ध्यान रखना, जिस भी स्टेटमेंट के पीछे, जिस भी वर्ड के पीछे लॉजी लग जाएगा ना, उसका मतलब होता है स्टडी। जैसे बैक्टीरियोलॉजी यानी कि बैक्टीरिया की स्टडी, तो बैक्टीरिया की स्टडी को क्या कहेंगे, बैक्टीरियोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल फाइटोलॉजी आपने बहुत कॉमनली वर्ड सुना होगा। फाइटो का मतलब क्या होता है, प्लांट्स, और लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी। तो प्लांट्स की स्टडी को किस टर्म से डिनोट किया गया था, फाइटोलॉजी। ठीक है, इस तरह से जहाँ पर भी लॉजी वर्ड यूज़ हो वहाँ पर आप आँख बंद करके इसको समझ सकते हैं कि यहाँ पर इस चीज़ की स्टडी हो रही है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया होता कैसा है। तो बैक्टीरिया जो है उसके अंदर एक रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट है। रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट है। सेल वॉल के अंदर किस चीज़ की सेल वॉल बनी हुई है, एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन की बनी हुई है और एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड की बनी हुई है। एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन और एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड की ये सेल वॉल बनी हुई है। कुछ बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल है वो डाई अमीनो पाइमेलिक एसिड की भी बनी हुई है, लेकिन कॉमनली जो है एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन और एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड की बनी है, तो हम इसे याद करेंगे। अच्छा जी, प्रोकैरियोटिक है, ये हमने पढ़ लिया। वेल ऑर्गेनाइज्ड मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स इसके अंदर प्रेजेंट है, यानी कि जो ऑर्गेनलीज़ है मेन जैसे कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज़ हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट है। न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स आर एब्सेंट इन अ बैक्टीरियम सेल। They are usually 2 to 10 micrometer in length and 0.2 to 2 micrometer in breadth. Majority of bacteria are heterotrophic, being non-chlorophyllous unicellular plants. Few bacteria contain special pigment bacteriochlorophyll. मतलब कुछ बैक्टीरिया के अंदर एक स्पेशल पिगमेंट बैक्टीरियोक्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है। तो ये तो थे बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम देख लेते हैं कि इसके अंदर प्लांट की जैसे क्या क्या कैरेक्टर्स है, बैक्टीरिया प्लांट से कैसे रिजेंबल करता है। मतलब एक तो हमने पढ़ा कि सेल वॉल प्रेजेंट है, किस चीज़ की बनी हुई है, एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और एसिटाइल यूरेमिक एसिड की। ठीक है, तो सेल वॉल प्रेजेंट है। प्लांट्स की तरह ही जो बैक्टीरिया है वो एंजाइम्स और विटामिन्स को सिंथेसाइज कर रहा है। प्लांट्स की तरह जैसे कि प्लांट्स विटामिन्स को एंजाइम्स को सिंथेसाइज करता है, उसी तरह ये बैक्टीरिया जो है ये भी इन्हें सिंथेसाइज करता है। बैक्टीरिया जो है वो भी फूड को सॉल्यूशन की फॉर्म में एब्जॉर्ब करा है, जैसे कि प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। प्लांट सॉल्यूशन की फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में ही एब्जॉर्ब करते हैं ना, उसी तरह से बैक्टीरिया भी फूड को लिक्विड फॉर्म में यानी कि सॉल्यूशन की फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है। कुछ बैक्टीरिया जो है वो ऑटोट्रॉफिक हैं और अपना फूड जो है वो खुद सिंथेसाइज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से। प्लांट्स के अंदर भी तो यही प्रोसेस होता है ना, फोटोसिंथेसिस का। तो इस तरह से ये
रिजेंबल करता है। कुछ बैक्टीरिया जो है वो फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है उनका, जैसे कि एल्गी और फंजाई। फिलामेंटस यानी कि पता ही होगा आपको, ब्रिक्स की तरह से लॉन्ग फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है। अब मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो बैक्टीरिया का, वो भी काफ़ी एल्गी और फंजाई से रिजेंबल करता है। अच्छा जी, और बैक्टीरिया के बाहर एक म्यूसिलेज की शीट प्रेजेंट है, जैसे कि एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर भी पाई जाती है। तो इस तरह से जो प्लांट है, बैक्टीरिया, उन दोनों के अंदर काफ़ी सेम करेक्टर्स हैं। ऑकरेंस देख लेते हैं। अब बैक्टीरिया ओकर कहाँ से हुआ। Bacteria are found in almost every place except in flame. They have been noticed in the hot springs, in very cold water, or inside ice, and also present in the saliva of mouth. E. coli is found in human intestine. These are quite abundant in soil up to 15 centimeter depth. Carl R. Lewis discovered a rare group of bacteria which thrive on hydrogen and heat and killed by oxygen. Burroughs and Deming reported the presence of bacteria up to 2500 meter depth in seawater. Bacteria are supposed to be evolved 3.5 billion years ago, when the primitive Earth had an atmosphere of hydrogen and CO2 and was much hotter than today. Mesophilic bacteria best grow within the temperature from 25 to 40 degrees Celsius. तो occurrence के बारे में ये बताया गया कि काफ़ी सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि हर जगह पर पाए जाते हैं एक्सेप्ट फ्लेम में, मतलब आग के अंदर बैक्टीरिया कभी नहीं पाया जाएगा। उसके अलावा हर जगह पाए जाते हैं, जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स या फिर बहुत कोल्ड इन्वायरमेंट में, या फिर जहाँ पर आइस हो। इवन हमारे माउथ के अंदर जो सलाइवा है वहाँ पर भी बैक्टीरिया ग्रो कर सकता है। एक बैक्टीरिया का नाम दिया हुआ है ई कोलाई, जो कि ह्यूमन की इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है। ये आपने काफ़ी बार पढ़ा भी होगा कि ई कोलाई जो है वो ह्यूमन की इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है। ठीक है, इसके बाद काफ़ी साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपने अपने बैक्टीरिया के बारे में बताया कि बैक्टीरिया जो है वो वहाँ पर भी रह सकता है, वहाँ पर भी रह सकता है, वही सब इसके अंदर बताया गया है। तो ऑकरेंस के बाद हम आगे पढ़ते हैं। तो बैक्टीरिया आर ऑफ ग्रेट बेनिफिशियल टू ह्यूमन बींग्स एज वेल एज दे कॉज वेरियस डिजीजेज, मतलब बेनिफिट भी हैं उनका और वो कुछ डिजीज़ भी कॉज करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास बैक्टीरिया के साइज़ के बारे में। तो जो बैक्टीरिया का साइज़ है वो बहुत ग्रेटली डिफ़र करता है। मतलब सबसे लार्जेस्ट बैक्टीरिया का साइज़ क्या है, 500 माइक्रोमीटर, और उसका नाम क्या है, स्पाइरोकेटी। दूसरी ओर जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है 0.15 to 0.3 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, नाम क्या है, डायलिस्टर न्यूमोसिंट्स। तो बैक्टीरिया जो है उसका अलग अलग साइज़ होता है, ये उसकी शेप पर डिपेंड करता है उसके साइज़ क्या होगा। अब बैक्टीरिया जो है उसके भी कई फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि कोकस बैक्टीरिया, बैसिलस बैक्टीरिया, स्पाइरिलम, विब्रियो, माइसीलियम, स्टोक्ड बडिड, इन सब के अपने अपने शेप्स पर डिपेंड करता है। जैसे कि माइक्रोकोकस है, माइक्रोकोकस बैक्टीरिया, जो कोकस होता है उसका मतलब क्या होता है, स्फेरिकल। तो जो स्फेरिकल शेप में बैक्टीरिया होता है उस वर्ड के आगे हम लगाते हैं कोकस। माइक्रोकोकस का मतलब है कि ये सिंगल सिंगल ऐसे प्रेजेंट होते हैं अलग अलग। डिप्लोकोकस यानी कि दो कोकी एक साथ प्रेजेंट होते हैं। टेट्राकोकस 4। स्ट्रेप्टोकोकस यानी कि सीरीज ऑफ कोकी आर लिंक्ड टुगेदर। इसी तरह स्टेफाइलोकोकस और सार्कीना। बैसिलस शेप्ड बैक्टीरिया, मतलब अगर बैक्टीरिया रोड शेप्ड होता है, बैक्टीरिया अगर रोड शेप्ड है तो उसे हम बैसिली बोलते हैं। अगर वो सिंगली फाउंड प्रेजेंट है तो उसे हम बैसिलस बोलते हैं। अगर दो के ग्रुप्स में फाउंड है, इस तरह से अटैच्ड फाउंड है, तो उसे हम डिप्लोबैसिलस बोलते हैं। इस तरह से अगर वो चेन बनाता है, पैरेलल अटैच्ड हैं एक दूसरे से, तो उसे हम पैलिसेड बैसिलस भी बोलते हैं। और अगर वो एक चेन बनाए, स्ट्रेप्टोबैसिलस। अगर कोकी की बैक्टीरिया की एक चेन फॉर्म हो रही है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेप्टोबैसिलस। नेक्स्ट बात आती है स्पाइरिलियम शेप्ड की। अगर जो बैक्टीरिया है वो स्पाइरली कॉइल्ड है और वो फ्लैजिलेटेड है, मतलब उसके ऊपर फ्लैजिला भी प्रेजेंट है। ये जो इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये फ्लैजिला हैं, ये बैक्टीरिया को मूव करने में हेल्प करते हैं। तो स्पाइरिलियम यानी कि अगर बैक्टीरिया जो है वो स्पाइरली कॉइल्ड है और उसके पास फ्लैजिलम प्रेजेंट है। विब्रियो का मतलब क्या होता है कि अगर बैक्टीरिया जो है वो कोमा शेप्ड है, इसकी शेप आपको दिख रही होगी ना, कोमा जैसे हम लगाते हैं इस तरह से, तो कोमा शेप्ड इसकी शेप है। अगर बैक्टीरिया की शेप कोमा शेप्ड है और उसके पास फ्लैजिला भी प्रेजेंट है तो वो क्या होगा, विब्रियो होगा। माइसीलियम, बैक्टीरिया जो है वो फिलामेंटस है लेकिन असेप्टेट है, मतलब ऐसे बहुत सारी इसके अंदर से फॉर्म्स निकल रही हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, माइसीलियम। स्टोक जैसा है तो स्टोक्ड और बडिड यानी कि दो बर्ड्स निकल रहे हैं, तो उस बैक्टीरिया को क्या कहेंगे, बडिड बैक्टीरिया। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्लैजिलेशन के बारे में। तो बैक्टीरिया जो है वो मोटाइल भी हो सकता है और नॉन मोटाइल भी हो सकता है। मतलब हमें पता है कि बैक्टीरिया जो है वो मूविंग भी हो सकता है और नॉन मूविंग भी हो सकता है। जो बैक्टीरिया की मोटिलिटी है, बैक्टीरिया के अंदर अब मोटिलिटी यानी कि मूविंग करने के लिए क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, उसके पास
एक तो हमने पढ़ लिया क्या प्रेजेंट है, फ्लैजिला प्रेजेंट है, विप लाइक स्ट्रक्चर फ्लैजिला प्रेजेंट है। फ्लैजिला हमने पढ़ा ना कि स्पाइरिलियम, विब्रियो इनके अंदर जैसे प्रेजेंट है यहाँ पे। तो फ्लैजिलम जो है ये इनको मूव करने में हेल्प करता है। फ्लैजिला है कैसा, लॉन्ग डेलिकेट फ्लेक्शियस थ्रेड विच डू नॉट श्रिंक ड्यूरिंग प्लाज्मोलिसिस। मतलब प्लाज्मोलिसिस होती है ना तो सारा सेल श्रिंक कर सकता है, लेकिन फ्लैजिला श्रिंक नहीं करता है। तो फ्लैजिला है कैसा, लॉन्ग डेलिकेट थ्रेड जैसा फ्लैजिला होता है। फ्लैजिला जो है वो एक सिंगल प्रोटीन फिब्रिल का बना होता है, जैसे कि 9+2 फिब्रिल्स अरेंजमेंट होती है ना मोटाइल प्लांट्स के अंदर। जो फ्लैजिला प्रेजेंट होता है उसके अंदर क्या अरेंजमेंट होती है, 9+2 फिब्रिल्स की अरेंजमेंट होती है। फ्लैजिलम ऑफ बैक्टीरिया इज कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल प्रोटीन फिब्रिल एज कंपेयर्ड टू 9+2 फिब्रिल्स अरेंजमेंट फाउंड इन द फ्लैजिला ऑफ मोटाइल प्लांट्स। बैक्टीरिया के फ्लैजिलम जो है वो सिंगल प्रोटीन का बना होता है, जबकि मोटाइल प्लांट्स के अंदर का जो बैक्टीरिया होता है या फिर जो आप कह सकते हो यूकैरियोटिक फ्लैजिलम होता है वो 9+2 फिब्रिल्स की पैटर्न में प्रेजेंट होता है। बैक्टीरिया का जो फ्लैजिलम है 4 to 5 माइक्रोमीटर लॉन्ग होता है और 120 एंगस्ट्रॉम थिक होता है। इसमें मेन बात तो हमें ये याद रखनी है कि लॉन्ग डेलिकेट सेटेलाइट स्ट्रक्चर्स होते हैं, विप लाइक स्ट्रक्चर होता है, फ्लेक्सिबल होता है और वो बैक्टीरिया को मूव करने में उसकी मोटिलिटी में हेल्प करता है। अब बैक्टीरिया फ्लैजिलम और यूकैरियोटिक फ्लैजिलम में क्या डिफरेंस होता है। बैक्टीरिया का फ्लैजिलम हमने पढ़ा सिंगल स्ट्रैंडेड है, काफ़ी सारी प्रोटीन फिब्रिल्स का बना था जो कि पैरेलली अरेंज्ड होते हैं या फिर हेलिकल होते हैं शेप में। यूकैरियोटिक फ्लैजिलम के अंदर एक्सोनिम और शीथ प्रेजेंट होते हैं। एक्सोनिम और शीथ, एक्सोनिम जो है 9+2 पैटर्न में प्रेजेंट होती है। बैक्टीरिया फ्लैजिलम की अगर हम बात करें तो 4 to 5 माइक्रोमीटर लॉन्ग होता है, 120 to 130 एंगस्ट्रॉम डायमीटर में होता है। यूकैरियोटिक फ्लैजिलम जो है वो 150 माइक्रो लॉन्ग एंड 2000 एंगस्ट्रॉम डायमीटर, यानी कि ये वाला फ्लैजिलम जो है वो काफ़ी बड़ा है। अच्छा जी, नेक्स्ट बात करते हैं। बैक्टीरियम फ्लैजिलम जो है वो एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज़ हैं और इसके पास ऐसी कोई प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट नहीं है। बैक्टीरियम फ्लैजिलम के अंदर हमने कहा ना कि फिब्रिल प्रोटीन होता है एक तरह का ही, तो इसके अंदर सिर्फ प्रोटीन्स ही प्रेजेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर 70% प्रोटीन प्रेजेंट है, 20% लिपिड प्रेजेंट है और 10% पॉलीसेकेराइड्स प्रेजेंट है। बैक्टीरियल फ्लैजिलम की अगर हम बात करें, इट डज़ नॉट शो सिस्टीन टाइप ऑफ एसिड और इसके पास कोई एटीपेज फंक्शन भी नहीं होता, लेकिन यूकैरियोटिक फ्लैजिलम के अंदर अमीनो एसिड्स भी प्रेजेंट होते हैं और इसके पास एटीपेज का फंक्शन भी होता है। तो ये एक जनरल सा डिफरेंस था बैक्टीरिया और के बीच में, फ्लैजिला के बीच में, बैक्टीरिया का और यूकैरियोटिक फ्लैजिला के बीच में। नाउ फ्लैजिला के बाद नेक्स्ट आता है फिम्बरी। फिम्बरी भी एक ऐसा ही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, स्मॉल हेयर्स की तरह एक स्ट्रक्चर होता है जो कि काफ़ी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है। ये बैक्टीरियम सेल के अंदर अटैच्ड होता है ताकि वो एक बैक्टीरिया सेल को दूसरे बैक्टीरिया सेल से अटैच कर सके। अब जहाँ पर ऐसा कोई बैक्टीरिया जहाँ पर ये फिम्बरी या फिर जो पिलाई है, ये दोनों एक दूसरे के ही नाम है, मतलब पिलाई को हम फिम्बरी भी कह सकते हैं और फिम्बरी को हम पिलाई भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अब ऐसा बैक्टीरिया जहाँ पर ये फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है, ये फ्लैजिला जो हम बात कर रहे थे मूव करने के लिए जो हेल्प कर रहे हैं, तो ऐसा बैक्टीरिया जहाँ पर ये फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है, इस तरह के बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, अट्राइकस बैक्टीरिया। अट्राइकस बैक्टीरिया, अच्छा जी, अगर यहाँ पर अगर सिंगल फ्लैजिलम प्रेजेंट है तो उसे हम कहते हैं मोनोट्राइकस। अगर सिंगल फ्लैजिलम है हर पोल पर तो उसे हम एम्फीट्राइकस कहते हैं, और अगर 2 या 2 से ज़्यादा फ्लैजिला है तो उसे हम सिफेलोट्राइकस बोलते हैं। अब ये इनकी शेप्स देख लेते हैं, मतलब अगर फ्लैजिला जो है वो एब्सेंट है तो अट्राइकस, एक एंड पर प्रेजेंट है बैक्टीरिया के मोनोट्राइकस, दोनों पोल्स पर प्रेजेंट है एम्फीट्राइकस, एक पोल पर 2 या 2 से ज़्यादा प्रेजेंट है सिफेलोट्राइकस, और दोनों पोल्स पे 2 से ज़्यादा फ्लैजिला प्रेजेंट है लोफोट्राइकस। पूरे बैक्टीरिया पर हर जगह फ्लैजिला प्रेजेंट है पेरिट्राइकस, ठीक है। मैनी फ्लैजिला आर इंसर्टेड ऑल ओवर द सर्फेस ऑफ बैक्टीरियम सेल, इट इज़ कॉल्ड पेरिट्राइकस कंडीशन। तो ये बैक्टीरिया के टाइप्स हैं। अब हम काफ़ी देर से नाम पढ़ रहे हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, मतलब हम पढ़े ही जा रहे हैं, लेकिन हमें समझ ही नहीं आ रहा होगा कि ये होता क्या है। तो अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि ये होते क्या हैं। तो ग्राम जो वर्ड पढ़ा वो कहाँ से पढ़ा कि इनके जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसे डिस्कवर किया उनका नाम था क्रिश्चियन ग्राम, और उनके बाद ही इसका नाम ग्राम पड़ गया। ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, बेसिकली ग्राम जो है वो एक स्टेन है, एक स्टेन जो है क्रिश्चियन ग्राम के द्वारा डेवलप किया गया, इसीलिए इसका नाम पड़ा ग्राम बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को स्टेन करने के लिए ही ये यूज़ होता है। अब ग्राम
स्टेनिंग कैसे होता है, मतलब इनको जो है इनकी स्टेनिंग के बेसिस पर ही ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के अंदर डिवाइड किया गया। इसके अंदर हम करते क्या हैं, तो हम एक बैक्टीरिया ले रहे हैं। सबसे पहले हम उसको स्टेन करेंगे वीकली एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ क्रिस्टल वॉयलेट। क्रिस्टल वॉयलेट से सॉल्यूशन से हम उसको स्टेन करेंगे, उसके ऊपर ये वाला सॉल्यूशन लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस बैक्टीरिया को आयोडीन वाले सॉल्यूशन के अंदर रखेंगे। आयोडीन वाले सॉल्यूशन को उसके ऊपर हमने लगा दिया, कोई कलर चेंज नहीं हुआ है। इसके बाद हम उसे वॉश करेंगे एसीटोन या फिर वाटर से या फिर 95% अल्कोहल से। इसको वॉश करने के बाद अगर जो बैक्टीरिया है उसने कलर अटेन कर लिया, मतलब वो ब्लू या पर्पल कलर का हो गया, इसका मतलब है कि वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। लेकिन अगर उसने कलर अटेन नहीं किया है तो मतलब वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो इस बेसिस पर इन्हें क्लासीफाई किया गया ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव पे। यूजुअली देखा गया है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो फ्लैजिलेट होते हैं, उनके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है और सेल वॉल जो है वो थिन होती है। तो फ्लैजिला प्रेजेंट होता है और सेल वॉल थिन होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर। ये यहाँ पर डायग्राम्स शो किए हैं, जैसे आफ्टर स्टेनिंग विद क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन करने के बाद ये प्रोसीजर था। फिर आयोडीन से ट्रीटमेंट किया तो ये हुआ। डीकलराइजेशन यानी कि जब उसे वॉश किया तो ये हुआ। ग्राम पॉजिटिव जो थे वो डार्क हो गए, यानी कि ब्लू या पर्पल कलर उन्होंने अटेन कर लिया, जबकि जो ग्राम नेगेटिव वाले थे वो कलरलेस रह गए, डीकलराइज्ड रह गए। आफ्टर काउंटर स्टेन विद सेफ्रनिन ग्राम नेगेटिव आर डीप कलराइज्ड रेड एंड ग्राम पॉजिटिव लाइट वॉयलेट। मतलब सेफ्रनिन फिर उसके बाद जब हमने अप्लाई किया इनके ऊपर तो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया थे वो रेड कलर के हो गए, डीप रेड कलर, और जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया थे उन्होंने वॉयलेट या फिर ब्लू कलर एब्जॉर्ब कर लिया। इसका डिफरेंस देख लेते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हमने बोला हमें पता है स्टेन एब्जॉर्ब करते हैं ब्लू या पर्पल कलर की अल्कोहल से वॉश करने के बाद। एंटीबायोटिक्स के लिए काफ़ी रेजिस्टेंट है। सेल वॉल जो है वो एक ही लेयर है। हमने कहा ना कि ग्राम पॉजिटिव के अंदर जनरली फ्लैजिलेट होते हैं और थिन सेल वॉल होती है, तो थिन सेल वॉल है इनके अंदर, ठीक है। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन्स जो हैं वो एक दूसरे से काफ़ी क्लोजली कनेक्टेड हैं। लिपिड कंटेंट्स जो हैं सेल वॉल के वो काफ़ी कम हैं। म्यूरिन या म्यूकोपेप्टाइड सेल वॉल के कंटेंट पढ़े थे ना हमने, ये इनर सेल वॉल के कंटेंट है। 70 to 80% ये म्यूरिन प्रेजेंट होता है। मीसोसोम्स आर वेरी प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर्स इन द साइटोप्लाज्म। एग्जाम्पल डिप्लोकोकस न्यूमोनिया, सैल्मोनेला टाइफी, स्ट्रेप्टोकोकस पाइयोजेंस एंड स्टेफाइलोकोकस यूरियस। ये ग्राम पॉजिटिव के एग्जाम्पल है। सबसे इजी जो एग्जाम्पल याद कर सको वो कर लो, डिप्लोकोकस न्यूमोनिया और सैल्मोनेला टाइफी मुझे सबसे इजी लगते हैं क्योंकि 11th-12th में भी हम इनसे काफ़ी यूज टू हो चुके हैं। तो आपको जो इजी लगे आप वो याद कर लेना। नेक्स्ट है ग्राम नेगेटिव। तो ग्राम नेगेटिव के बारे में हमें क्या क्या पता है कि एक तो ये कलर को रिटेन नहीं करते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक्स के लिए ज़्यादा रेजिस्टेंट भी नहीं है। सेल वॉल थिक है तो ऑब्वियसली 2 लेयर्स की बनी हुई है। आउटर लेयर जो है वो लाइपोपोलिसैकेराइड्स की है और इनर लेयर जो है वो म्यूरिन की है। सेल वॉल कैसी है, वेवी है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कांटेक्ट में है ओनली, वो भी कुछ जगह पे। लिपिड कंटेंट जो है 20 to 30% है। म्यूरिन कंटेंट जो है वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू ग्राम पॉजिटिव। मीसोसोम्स भी काफ़ी लेस डेवलप्ड है और इसका एग्जांपल हम पढ़ चुके हैं ई कोलाई जो है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ई कोलाई के अलावा हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा और विब्रियो क्लोरेला भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल स्ट्रक्चर के बारे में कि सेल के अंदर बेसिकली क्या क्या प्रेजेंट होता है। हम अगर खुद एक सेल का स्ट्रक्चर एज्यूम करें तो इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। इसके अंदर एक सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेल वॉल के बाद कैप्सूल या फिर स्लाइम लेयर, फ्लैजिला, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियर बॉडी, तो काफ़ी से इसके अंदर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। अब एक एक को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं सेल वॉल के बारे में। तो सेल वॉल हमें पता है कि आउटर कवरिंग है सेल की, और इसका काम क्या है। अब क्योंकि आउटर में प्रेजेंट है तो क्या प्रोवाइड कर रही है, ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, शेप प्रोवाइड कर रही है, सेल को रिजिडिटी दे रही है। ये बहुत कॉमन से फंक्शंस हैं जो हमने आज तक काफ़ी बार पढ़े हैं, तो यही लिखने हैं हमें इसके अंदर, ठीक है। अच्छा जी, और क्या करिए, प्रोटेक्ट करिए प्लांट को किसी भी इंजरी से। ई कोलाई और आउटर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है उनके अंदर सेल वॉल जो है वो 2 लेयर्स की बनी होती है। हमने पढ़ा ना ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल 2 लेयर्स की होती है, आउटर लेयर और इनर लेयर। तो इनर लेयर जो है वो म्यूरिन की बनी होती है, म्यूरिन या फिर म्यूको कॉम्प्लेक्स या फिर पेप्टिडोग्लाइकेन या फिर म्यूकोपेप्टाइड, एक ही के नाम है ये सब, ठीक है। अब ये किस चीज़ का बना हुआ है, पॉलीसेकेराइड्स और पेप्टाइड का बना हुआ है। म्यूरिन जो है वो पॉलीसेकेराइड और पेप्टाइड को मिला के बनता है, और
एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, इसके बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया कि म्यूरिन जो है वो एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और एसिटाइल म्यूरामिक एसिड का बना होता है, और एक पेप्टाइड जिसके अंदर 4-5 अमीनो एसिड्स होते हैं। तो बेसिकली जो म्यूरिन है वो एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और कुछ पेप्टाइड उनसे बना होता है। आउटर लेयर जो है वो हमने पढ़ ली कि लिपिड्स की बनी हुई है, नॉन सेल्यूलोज पॉलीसेकेराइड्स एंड प्रोटीन ट्यूब्यूल्स की बनी हुई है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर तो सिंगल लेयर्ड ही है, ओनली म्यूरिन की प्रेजेंट है, लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उनके अंदर इनर लेयर जो है वो म्यूरिन की बनी हुई है और जो आउटर लेयर है वो लिपिड्स की बनी हुई है। कैप्सूल या फिर स्लाइम लेयर के बारे में, इकोलाई के जो सेल्स हैं उनके बाहर एक म्यूसिलेज की कवरिंग होती है सेल वॉल के बाहर। इस कवरिंग का काम क्या होता है? बैक्टीरिया के सेल को प्रोटेक्ट करना। इस कवरिंग का काम होता है बैक्टीरिया के सेल को प्रोटेक्ट करना। और कैप्सूल या फिर स्लाइम लेयर जो है ये बैक्टीरिया को डेसिकेशन से या फिर फैगोसाइट्स के एक्शन से भी प्रोटेक्ट करती है। केमिकल डेसिकेशन मतलब मुरझा जाते हैं जब, मतलब उनके अंदर कोई भी ऐसी यू कहो जान सी नहीं रहती है और वो ख़राब होने लगते हैं। फैगोसाइटोसिस यानी कि जब उनका ही सेल उनको खाने लग जाता है। तो फैगोसाइटोसिस के एक्शन से और केमिकल डेसिकेशन से ये लेयर जो है म्यूसिलेज की, ये लेयर जो है उसे बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करती है। फ्लैजिला या फिर सेक्स पिलाई, फ्लैजिला का काम हम सबको पता ही है कि फ्लैजिला जो है वो उसको मूवमेंट में हेल्प करता है। और पिलाई जो है, पिलाई का क्या काम था कि वो एक सेल को दूसरे सेल से अटैच होने में हेल्प करता है। तो सेक्स पिलाई इसका नाम है। इसका मतलब क्या हुआ कि रिप्रोडक्शन के टाइम पर जब मेल बैक्टीरिया को फीमेल बैक्टीरिया से अटैच होना होता है तो उस टाइम पर ये जो पिलाई मेल बैक्टीरिया पर प्रेजेंट होते हैं ये उसको फीमेल बैक्टीरिया से अटैच होने में हेल्प करते हैं। तो ये काम है फ्लैजिला का। नेक्स्ट, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, मतलब साइटोप्लाज्म के बाहर जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म के बाहर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है थिक होती है, सेमी परमिएबल होती है नेचर में। सेमी परमिएबल का मतलब है कुछ सेलेक्टिव सब्सटेंसेस को ही वो अंदर पास ऑन होने देती है। 3 लेयर्ड लाइपोप्रोटीन स्ट्रक्चर से बनी होती है और ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। अब क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स प्रेजेंट है और ये लाइपोप्रोटीन्स की बनी हुई है, इसी वजह से इस लेयर को हम रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसका एक वाइटल लेयर होती है सेल के अंदर, ऑस्मोटिकली सेंसिटिव होती है और ये मेसोसोम्स की फॉर्मेशन में हेल्प करती है। मेन इसका काम क्या है कि ये 3 लेयर स्ट्रक्चर बनी हुई है, लाइपोप्रोटीन की स्ट्रक्चर है, ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स में रिच है, रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, इसीलिए हम इसे रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बोलते हैं। साइटोप्लाज्म को आप सेल पूल भी बोल सकते हो क्योंकि जितना भी फूड मटेरियल होता है, जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सब साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सेल मेम्ब्रेन के अंदर, जैसे ये सेल मेम्ब्रेन है तो इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी पार्ट प्रेजेंट है वो सब क्या है? साइटोप्लाज्म है। कलरलेस है, ट्रांसल्यूसेंट है और विस्कस है। ठीक है, इसके अंदर फूड मटेरियल प्रेजेंट है जो कि ग्लाइकोजन में स्टोर्ड रहता है। फूड मटेरियल, लिपिड्स, ग्लोब्यूल्स, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मिड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज़, न्यूक्लियस, ये सब इसके अंदर प्रेजेंट है। मीजोसोम्स जो हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच्ड हैं। मीजोसोम्स जो है यहाँ पर आप देख सकते हो ना, ये मीजोसोम्स जो हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच्ड हैं। स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग यानी कि जो ये फोल्डिंग्स है इसके अंदर जो ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है स्मॉल स्फेरिकल, ये मीजोसोम्स हैं। इसके बाद राइबोसोम्स की बात करें तो राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस का। और राइबोसोम्स जो हैं वो इकोलाई के अंदर 70S टाइप के होते हैं। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे 70S राइबोसोम क्या होता है, 80S राइबोसोम क्या होता है। अभी के लिए इतना जान लो कि जो साइटोप्लाज्म होता है इकोलाई बैक्टीरिया का, उसके अंदर 70S राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस का ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। राइबोसोम्स जो हैं वो ज़्यादातर हेलिकल सीरीज़ में अरेंज्ड होते हैं एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, इसीलिए उन्हें हम पॉलीराइबोसोम्स भी बोलते हैं क्योंकि काफ़ी सारे राइबोसोम्स जो हैं वो हेलिकल सीरीज़ में अटैच्ड हो जाते हैं, इस वजह से उन्हें हम पॉलीराइबोसोम्स भी बोलते हैं। न्यूक्लियर बॉडी क्या होता है? न्यूक्लियोइड या जीनोफोर जो होता है उसे हम न्यूक्लियर बॉडी कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये बीच में बड़ा सा ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इसे हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं या फिर जीनोफोर भी बोलते हैं। इसके अंदर एक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जो कि बैक्टीरिया के अंदर जनरली एब्सेंट होता है।
जेनेटिक मटेरियल जो है वो हिस्टोन्स से बाउंड नहीं होता है, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल जो इसके अंदर प्रेजेंट है वो हिस्टोन्स से बाउंड नहीं है। और ये डीएनए डुप्लेक्स के एक स्ट्रैंड से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि एक सिंगल क्लोज्ड रिंग की तरह कोइल्ड होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियोइड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए डुप्लेक्स विच इज़ फोल्डेड टू फॉर्म अ सिंगल सर्कुलर क्लोज्ड रिंग ऑफ about 1000 micrometer long known as nucleoid embedded in the cytoplasm. No spindle formation at the time of cell division in bacteria. Additional circular DNA found in male bacterium cell of E. coli which functions as donor cell during conjugation or sexual reproduction. तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्लास्मिड कहते हैं। एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए इज ऑल्सो टर्म्ड एज फर्टिलिटी फैक्टर एफ पॉजिटिव। व्हेन एफ पॉजिटिव और फर्टिलिटी फैक्टर इज एसोसिएटेड टेम्परेरली विद मेन डीएनए दैट इज न्यूक्लियोइड, इट इज़ नोन एज एपिजोम। मतलब अगर जो एफ पॉजिटिव जो है, फिर जो फर्टिलिटी फैक्टर हम कह रहे हैं ना, एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए जो है उसे हम फर्टिलिटी फैक्टर भी बोल रहे हैं। और जब ये फर्टिलिटी फैक्टर जो है ये टेम्परेरली मेन डीएनए के साथ लगा हुआ हो तो उसे हम एपिजोम कहते हैं। उस पूरे स्ट्रक्चर को फिर हम एपिजोम कहते हैं। और ये फ्रीली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम इसे प्लाज्मिड भी बोलते हैं। तो एक्स्ट्रा से एडिशनल सेलुलर डीएनए समझ आ गया क्या होता है। अब प्लाज्मिड के बारे में देख लें। प्लाज्मिड्स जो हैं वो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर और सुपर कोइल्ड डीएनए होते हैं जिनके अंदर काफ़ी जीन्स प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मिड्स जो हैं वो डबल स्ट्रैंडेड मतलब इस तरह से डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होते हैं। कुछ स्ट्रैंड यहाँ होते हैं, कुछ स्ट्रैंड यहाँ होते हैं। तो डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं प्लाज्मिड के, सुपर कोइल्ड होते हैं एक दूसरे पर, और इसके अंदर काफ़ी जीन्स प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मिड भी 3 टाइप के होते हैं, एफ प्लाज्मिड, आर प्लाज्मिड, कोल प्लाज्मिड। एफ प्लाज्मिड जिनके अंदर सेक्स पिलाई या फिर कॉन्जुगेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं या फिर जो जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करते हैं, उसके जीन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एफ प्लाज्मिड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। आर प्लाज्मिड की बात करें तो एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस जो जीन्स होते हैं वो आर प्लाज्मिड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कोल प्लाज्मिड की अगर बात करें तो कोलिसिन्स एक स्पेशल प्रोटीन है जो कि सेंसिटिव सेल्स को किल करता है ई कोलाई के। तो कोलिसिन्स की प्रोडक्शन जहाँ पर होती है उसके जीन्स जो है वो कोल प्लाज्मिड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो अब ये जो है ये बैक्टीरिया का एक ओवरव्यू है कि बैक्टीरिया सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो बैक्टीरिया सेल के अंदर सबसे पहले क्या प्रेजेंट है, एक सेल वॉल प्रेजेंट है। डायग्राम की तरफ देखते रहो, ये वाला जो डायग्राम है यहाँ पे। तो बैक्टीरिया के अंदर सबसे पहले एक सेल वॉल प्रेजेंट है, बाहर की साइड जो प्रेजेंट होगी बैक्टीरिया के अंदर। इसके बाद एक कैप्सूल की लेयर है, स्लाइम की लेयर प्रेजेंट है, फ्लैजिला प्रेजेंट है बैक्टीरिया के अंदर, पिलाई प्रेजेंट है जो कि मेल और फीमेल दोनों सेल्स को अटैच करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है या फिर सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। उसके बाद प्रोटोप्लास्ट में क्या क्या आता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोइड वाला रीजन। प्रोटोप्लास्ट में क्या आता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोइड वाला रीजन। तो साइटोप्लाज्म में हमें पता है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है, एक न्यूक्लियोइड भी प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म के अंदर, हमने पढ़ा था ना। तो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोइड फॉर्म्स प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। और सेल वॉल में भी हमने पढ़ा था 2 टाइप के ग्राम स्टेन्स होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। इनके बेसिस पर, स्टेनिंग के बेसिस पर कि कौन सा स्टेन क्या कलर ऑब्टेन करता है, उनके बेसिस पर इन्हें डिफ्रेंशिएट किया गया है कि सेल वॉल जो है उसके अंदर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा हमने किसके बारे में पढ़ा है, सेल्स के स्ट्रक्चर के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन। अब हमें इसके अंदर पढ़ना है कि बैक्टीरिया जो है वो रिप्रोड्यूस कैसे करता है। अब हमें पता है कि बैक्टीरिया जो है उसके अंदर 2 टाइप के रिप्रोडक्शन हो सकते हैं, यानी कि हर एक जो भी ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स हैं, उनके अंदर 2 टाइप के रिप्रोडक्शन हो सकते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है कि 2 टाइप्स का रिप्रोडक्शन करता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी। एक हो सकता है बाइनरी फ्यूजन और एक हो सकता है स्पोर फॉर्मेशन। बाइनरी फ्यूजन जो है वो काफ़ी क्विक मेथड है। इसमें होता क्या है, इसके भी कुछ स्टेजेस होते हैं। एक बेसिक सा जान लेते हैं कि इसमें ओवरऑल क्या होता है। तो इस तरह से एक सेल होता है बैक्टीरिया के अंदर, जो इसके अंदर एक न्यूक्लियर बॉडी प्रेजेंट है। अब ये जो न्यूक्लियर बॉडी है ये इलोंगेट करेगी, फाइनली इलोंगेट करेगी तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, है ना। इलोंगेट करेगी तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। उसके बाद डिवीजन स्टार्ट होगा साइटोप्लाज्म की तरफ से। फिर साइटोप्लाज्म जो है वो एक वॉल सी फॉर्मेशन ऐसे स्टार्ट कर देगा, तो ये धीरे धीरे बढ़ के पूरी एक फरो की फॉर्मेशन कर देगा, क्रॉस वॉल की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब इसके अंदर जो ये बाहर वाला मटेरियल था, इससे ये अंदर की साइड आएगा यहाँ पर, इससे क्या होगा, डिवीज़न हो जाएगी।
हर 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएगा और हर एक के पास अपना एक न्यूक्लियोइड भी है। अब ये जो है एक डिप्रेशन बन जाएगा इसके अंदर, फिर यहाँ पर टर्शरी प्रेशर जनरेट होगा और ये 2 सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा। तो ये एक बेसिक सी बात पढ़ ली हमने कि बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, इसके अंदर न्यूक्लियोइड का डिवीजन होगा, यानी कि ये जो न्यूक्लियोइड है इसका क्या होगा, डिवीजन होगा। ये जो न्यूक्लियोइड है इसका डिवीजन हो जाएगा तो 2 न्यूक्लियर बॉडीज़ बन जाएंगी। 2 डॉटर न्यूक्लियर बॉडीज आर फॉर्म फ्रॉम द डिवीजन ऑफ दिस न्यूक्लियोइड। ठीक है, नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब ये जो बाहर का रीजन है साइटोप्लाज्म, इसका डिवीजन स्टार्ट हो गया है। डिवीजन इज फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. It takes place by the formation of transverse and centripetal or inward growth which develops in the area of newly synthesized membrane in between 2 mesosomes. Developing ingrowth finally meets in the center, ultimately dividing the parent protoplast into approximately 2 equal daughter protoplasts, each having a nucleoid. प्रोटोप्लास्ट का मतलब पता है ना, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोइड, इस दोनों रीजन्स को मिलाकर जो इसके अंदर का रीजन है उसे हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। तो प्रोटोप्लास्ट में बेसिकली आता है क्या है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोइड वाला रीजन। तो इनके अंदर फिर डिवीजन स्टार्ट हो जाती है। अब ये जो एक प्रोटोप्लास्ट था, पेरेंट प्रोटोप्लास्ट था, ये डिवाइड होकर 2 डॉटर प्रोटोप्लास्ट्स की फॉर्मेशन करता है। फिर इसके बाद क्रॉस वॉल की फॉर्मेशन होगी। सेल वॉल मटेरियल अराइजेज फ्रॉम द पेरेंट सेल वॉल इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग लाइक सेप्टम इन द फरो प्रेजेंट बिटवीन 2 डॉटर प्रोटोप्लास्ट। डॉटर प्रोटोप्लास्ट के बीच में जो ये फरो प्रेजेंट है, ये एक यू कह सकते हो ना टनल सी बन गया, स्पेस सा बन गया इनके अंदर। यहाँ पर जो है सेप्टम आने लगेगा। इधर साइड में से जो भी ये मटेरियल था, अब इसके अंदर से क्रॉस वॉल की फॉर्मेशन होगी ना, तो इस फरो के अंदर ये साइड वाला मटेरियल भी जाने लगेगा। ठीक है, तो ईच डॉटर प्रोटोप्लास्ट हैज़ इट्स ओन कंटिन्यूस प्लाज्मा मेम्ब्रेन. क्रॉस वॉल thus constituted between 2 layered due to differentiation of less denser layer of in the middle. ठीक है, मिडल में ज़्यादा कम डेंसर रीजन था और जो साइड में था ज़्यादा डेंसर रीजन था। यहाँ से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मटेरियल था वो इस फरो के अंदर आ गया और एक क्रॉस वॉल की फॉर्मेशन हो गई है। इसके बाद सेपरेशन ऑफ डॉटर सेल्स। अब ये जो डॉटर सेल्स हैं इनके अंदर टर्शरी प्रेशर जनरेट होगा और ये दोनों जो हैं सेपरेट हो जाएंगे। तो ये पूरा प्रोसेस था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फ्यूजन का। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पोर फॉर्मेशन का। स्पोर्स फॉर्मेशन में क्या होता है, इसके अंदर एंडोस्पोर की फॉर्मेशन होती है। एंडोस्पोर आप कह सकते हो बेसिकली एक ऐसा लिविंग सब्सटेंस होता है बैक्टीरिया के अंदर, ओवल और टाइनी स्फेयर्स की फॉर्म में होता है। ये सेंटर में भी हो सकता है या फिर हो सकता है किसी एक एंड की तरफ हो। तो ये इसके आउटर में जो कवरिंग होती है वो बहुत हार्ड होती है, हाईली रेजिस्टेंट होती है। ये जो एंडोस्पोर है, जब इसको फेवरेबल कंडीशंस मिलती है तो ये आगे जर्मिनेट करता है, ग्रो करता है। इसके अंदर 4 पार्ट्स होते हैं, एक्सोस्पोरियम, स्पोर कोट, कॉर्टेक्स और स्पोर वॉल। एक्सोस्पोरियम सबसे आउटर वाला पार्ट है, फिर स्पोर कोट प्रेजेंट है, फिर कॉर्टेक्स प्रेजेंट है और फिर स्पोर वॉल प्रेजेंट है। इसके बाद यहाँ से ये जो बैक्टीरिया ये साइड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है और एक बैक्टीरियल सेल इस तरह से जनरेट हो जाता है। ये मिडल में से चला जाता है और फाइनली जो है ये अलग हो जाता है। इस तरह से स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, एंडोस्पोर्स आर फॉर्म्ड व्हेन अ पार्ट ऑफ लिविंग सब्सटेंस ऑफ अ बैक्टीरियम इज सराउंडेड बाय एन ऑलमोस्ट इंडिस्ट्रक्टिबल वॉल. Mature endospores occur singly in the bacterium and look like tiny spheres or oval occupying either the center or one end of old cell in which they are formed. Spores are formed when environment of cell becomes unfavorable. मतलब जब ये स्पोर्स जो हैं ये कब फॉर्म होते हैं, जब इन्वायरमेंट जो है वो अनफेवरेबल हो जाता है, बाहर का इन्वायरमेंट जो है वो सेल के हिसाब से फेवरेबल नहीं है उसकी ग्रोथ के लिए, तो उस टाइम पर स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है। इस टाइम पर जब अनफेवरेबल कंडीशन है तो सेल का क्या करता है कि वो अपना वाटर लॉस कर देता है। अब वाटर लॉस कर दिया तो वो श्रिंक हो जाता है थोड़ा सा, लेकिन वो फिर भी क्विसेंट रहता है, मतलब एक अलाइव स्टेज में रहता है जब तक वापस से उसको वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं हो जाती। ठीक है, स्पोर्स जो हैं वो एक रिप्रोडक्शन का तरीका हम नहीं कह सकते, क्योंकि एक स्पोर बनता है हर सेल में, हर सेल से एक स्पोर की फॉर्मेशन होती है। सो द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर इज़ नॉट अ काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन. Endospor's thick wall can be distinguished into 4 parts: exosporium, spore coat, cortex and spore wall. Bacterium which forms endospore can be called as sporangium. अब वो बैक्टीरिया जो कि एंडोस्पोर की फॉर्मेशन कर रहा है, सपोज दिस बैक्टीरिया इज फॉर्मिंग एंडोस्पोर, इस बैक्टीरिया को हम क्या कहेंगे, स्पोरेंजियम कहेंगे. व्हेन द कंडीशंस टर्न फेवरेबल एंडोस्पोर्स रेडिली जर्मिनेट. जब फेवरेबल कंडीशंस होती है तो ये एंडोस्पोर जो है जर्मिनेट करता है.
मोस्ट बैक्टीरिया आर किल्ड बाय बॉइलिंग वाटर बट एंडोस्पोर्स रेजिस्ट दिस रफ ट्रीटमेंट। अब हमने पढ़ा था ना कि एंडोस्पोर्स के बाहर एक इंडेस्ट्रक्टिबल वॉल होती है, काफ़ी हार्ड वॉल होती है, तो काफ़ी हाई टेम्परेचर्स को भी ये रेजिस्ट कर लेते हैं। इट रिक्वायर्स द टेम्परेचर ऑफ 121 डिग्री सेल्सियस फॉर अ पीरियड ऑफ 15 मिनट्स टू किल एंडोस्पोर्स ऑफ मोस्ट बैक्टीरिया। मतलब बैक्टीरिया के एंडोस्पोर्स को किल करने के लिए इतना ज़्यादा टेम्परेचर हमें इसके अंदर प्रोवाइड करना पड़ता है। 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसके अंदर प्रोवाइड करना पड़ता है ताकि बैक्टीरिया की जो एंडोस्पोर्स है वो किल हो जाए। और यही पूरा है स्पोर फॉर्मेशन। होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।